बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। तो चलो आ जाओ, आज हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमारे पास बाकी के फिजिक्स में और ब्रांचेज होती हैं, जैसे हमने मैकेनिक्स देखा है, हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा है, उसी टाइप से एक ब्रांच होती है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। तो जैसे मैकेनिक्स में हमारे पास काइनेमेटिक्स थी, जिसके बारे में हम मोशन के बारे में पढ़ते थे। और हमारे पास डायनेमिक्स थी, डायनेमिक्स में हम पढ़ते थे कि मोशन किस वजह से हो रहा है। तो मैकेनिक्स में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली। एंड थर्मोडायनेमिक, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 12th क्लास में आती है, उसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे हीट के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे हीट एनर्जी के बारे में, हीट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि हीट एनर्जी किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई या कोई दूसरी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। इसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग इसके नाम से भी समझ सकते हैं ना, थर्मो का मतलब आप बोल सकते हो थर्मो रिलेटेड टू टेम्परेचर, है ना, ये ऐसा ही कुछ लग रहा है ये। तो थर्मोडायनेमिक्स, तो इसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of transformation of heat which deals with the transformation of heat energy into other forms of energy। ये हो गई हमारे पास, या फिर कोई दूसरी एनर्जी भी हीट में ट्रांसफर हो सकती है, तो हम ये भी लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये हो गई हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अब बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स को आगे समझने के लिए हमें कुछ मतलब कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, आप ये बोल सकते हैं। तो आज हम कवर करेंगे, मोस्टली डेफिनेशंस पढ़ेंगे, लेकिन इनके बिना, जैसे हम यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, हीट एनर्जी क्या होती है वो पढ़ेंगे, वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे, एंड बाकी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, एंड कुछ वोल्स होती है, जैसे एडियाबैटिक वोल होती है, डायथर्मल वोल होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। इन सब डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको बाकी का चैप्टर कवर करने भी मतलब बाकी का चैप्टर अगर कवर करेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेशंस हमें आएंगी, हमें पता होगा ये चीज़ क्या होती है, तो हम आगे चैप्टर को ईजिली पढ़ सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप न्यूमेरिकल लगाने बैठते हैं तो भी ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, कुछ इसमें कुछ टर्म्स आती हैं जो पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज, ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ में हमारे पास आता है, जैसे वॉल्यूम हो गया, जैसे हमारे पास आ गया वॉल्यूम आ गया, और हमारे पास आ गया जैसे टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, इंटरनल एनर्जी आ गई, एंट्रोपी आ गई,
एंट्रोपी आ गई हमारे पास, एंथैल्पी आ गई, देखो हाँ मुझे पता है आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा तभी पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों को वॉल्यूम के बारे में पता होगा, वॉल्यूम क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये सब चीज़ें तो सब लोग जानते होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल एनर्जी। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है। उसके बाद एंट्रोपी आता है, ये डिसऑर्डर से रिलेट करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पे आता है एंट्रोपी टर्म, तो एंट्रोपी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। एक आता है एंथैल्पी, ये टोटल एनर्जी से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़। इन तीनों के बारे में आपको पता होगा, ये हम आज पढ़ लेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं, ये तो हमारे पास आ गई मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आती है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होगा बच्चों, जब वो स्टेट जहाँ पे हमारी जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ है ये चेंज नहीं होती है, वो स्टेट जहाँ पे हमारी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ में कोई चेंज नहीं आता, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ है वो चेंज नहीं होती, वो आ जाएगी हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट। तो चलो क्या होगी हमारे पास, इट इज़ ए स्टेट in which macroscopic quantities do not change। जहाँ पे हमारी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़, मैंने बता दिया है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, ये चेंज नहीं होती। जैसे हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम आ गया, आइसोलेटेड सिस्टम जैसे बाहर का कुछ अंदर नहीं आ सकता, अंदर का कुछ बाहर नहीं जा सकता, जो मतलब हमारा एक यूनिवर्स है, जैसे हमारा यूनिवर्स है वो भी क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, वो भी एक जो थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल दो उसमें होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ टाइप्स की कुछ वोल आती हैं हमारे पास। जैसे दो टाइप की वोल पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास आती है एक एडियाबैटिक वोल और उसके बाद हमारे पास आती है एक डायाथर्मल वोल। इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में भी बहुत हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एडियाबैटिक वोल। एडियाबैटिक वोल क्या होती है बच्चों, मान लो मैंने यहाँ पे एक सिस्टम बना दिया, ये मैंने एक, इसमें दो सिस्टम है हमारे पास, एक तो इस साइड हमारे पास है ए और इस साइड है हमारे पास बी। ए सिस्टम है, इसमें इनिशियली प्रेशर है वो P है, टेम्परेचर है वो T है, वॉल्यूम है वो V है। इधर हमारे पास, जैसे इधर हमारे पास PA VA TA हो गया और इधर हमारे पास PB VB TB हो गया। थर्मोडायनेमिक्स में हम जो बात करेंगे वो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन तीन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात की जाएगी। तो इधर हमारे पास कुछ प्रेशर होगा और इधर हमारे पास कुछ प्रेशर होगा, दोनों का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ अलग अलग है। बीच में मैंने ये एक वॉल लगा दी, बीच में लगा दी मैंने ये एक वॉल। ये हमने एक वॉल लगा दी और एक वॉल हमने यहाँ पे लगा दी।
एडियाबैटिक वॉल मैंने यहाँ लगा दी, सेमी वॉल लगाई है यहाँ पे भी मैंने। सेमी वॉल लगाई है, इसको मैंने नाम दे दिया एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल क्या होती है बच्चों? एक तो सबसे पहले इसकी पहली चीज, ये कैसी वॉल होगी हमारे पास? ये हमारे पास होगी इंसुलेटिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, सबसे पहली बात ये इंसुलेटिंग होगी या फिर नॉन कंडक्टिंग भी बोल सकते हैं। सेकंड थिंग, जो हमारे पास एडियाबैटिक वॉल होती है उसमें हीट का फ्लो नहीं होता, ना कोई मास का फ्लो होता है। यहाँ पे कोई भी हीट का फ्लो या फिर कोई भी मास का फ्लो नहीं होता। मतलब ए के अंदर है यहाँ पे, ए के अंदर यहाँ पे ना इधर से कुछ आ सकता है ना ही सराउंडिंग से कुछ आ सकता है। ऐसा ही सेम बी के साथ होगा, ना तो बाहर से सराउंडिंग में से कुछ अंदर आ पाएगा और ना ही ए से कुछ बी में जा पाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड थिंग क्या हो गई, ये कैसी वॉल होंगी? ये इसमें डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ हीट, इसमें हीट का फ्लो या फिर आप ये बोल सकते हो इसमें मास का फ्लो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एडियाबैटिक वॉल। सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं डायाथर्मल वॉल। डायाथर्मल वॉल, डायाथर्मल वॉल कौन सी होती है बच्चों? मान लो मैंने सेम ऐसे ही बना दिया, एक सेकंड रुको, ये मैंने मान लो एक वॉल मैंने यहाँ पे बीच में लगा दी, मान लो मैंने यहाँ पे बाहर वाली जो वॉल है, ये बाहर वाली वॉल ये मैंने बना दी एडियाबैटिक। इसमें आप लोग दोनों चीज़ें समझ जाओगे। ये मैंने लगा दी एडियाबैटिक वॉल लगा ली, ये मैंने लगा दी एडियाबैटिक वॉल, और ये जो अंदर है ये मैंने लगा दी डायाथर्मल वॉल। तो इसको मैंने बोल दिया डायाथर्मल वॉल, एंड ये वाली हमारे पास हो गई एडियाबैटिक वॉल। ठीक है, ये एडियाबैटिक वॉल हो गई हमारे पास। ठीक है, ये जो पिंक कलर से मैंने दिखाई है ये एडियाबैटिक वॉल हो गई, और ये वाली हमारे पास हो गई डायाथर्मल वॉल। ये वाला सिस्टम मैंने ए लिया हुआ है और ये बी लिया हुआ है। डायाथर्मल वॉल का मतलब क्या होगा बच्चों? जैसे एडियाबैटिक वॉल था उसमें बाहर से सराउंडिंग से कोई भी जैसे इसमें हमने देखा था, ना तो सराउंडिंग से कुछ अंदर आ सकता था और ना ही यहाँ से कुछ बाहर जा सकता था, है ना। ऐसा ही मतलब यहाँ पे सराउंडिंग में से कुछ भी अंदर नहीं आ सकता है ना, इस सिस्टम के अंदर सराउंडिंग में से कुछ नहीं आ सकता। अब डायाथर्मल वॉल कौन सी होंगी? डायाथर्मल वॉल्स वो होंगी, ये पहली बात तो ये कैसी वॉल होंगी? ये कंडक्टिंग वॉल्स होंगी। पहली बात ये कंडक्टिंग वॉल होंगी। सेकंड,
सेकंड बात, यहाँ पे हीट का फ्लो नहीं हो रहा था, है ना, कुछ भी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा रहा था। यहाँ पे क्या होगा, हीट का फ्लो हो सकता है, तो यहाँ पे फ्लो ऑफ हीट, या फिर ये बोल सकते हैं अलाउ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ से एडियाबैटिक वॉल में कुछ भी फ्लो नहीं होता हीट का, ना कुछ मास का फ्लो होता। यहाँ पे ए और बी सिस्टम में, है ना, ये वाला सिस्टम बी है, यहाँ से हीट का फ्लो और यहाँ से हीट का फ्लो हो सकता है। मान लो इनिशियल इसका टेम्परेचर टी है, टी ए है, और इसका टेम्परेचर टी बी है, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट का फ्लो होता है। अगर इसमें देखेंगे, एडियाबैटिक में देखेंगे, तो यहाँ पे मान लो टी ए है टेम्परेचर, यहाँ पे टी बी टेम्परेचर है, तो कितनी बार भी देख लो, कितनी देर बाद देख लो, यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इधर टी ए ही रहेगा और इधर टी बी ही रहेगा। तो ये हो गई हमारे पास एडियाबैटिक वॉल्स हो गई और डायाथर्मल वॉल्स हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास आती है एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट आ गई हमारे पास रुको, क्या आ गई हमारे पास, नेक्स्ट आ गई क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन सी होती है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो बहुत ही धीरे 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 होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब इतनी ज़्यादा स्लो होती है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये इतनी स्लो हो रही है, हमें पता भी नहीं लगेगा कि ये प्रोसेस हो रही है ना। इसकी हर एक स्टेट में ये ऐसी, मतलब इस टाइप से होती है कि इसकी हर एक स्टेट हमें थर्मल इक्विलिब्रियम में दिखाई देती है। ठीक है, हमें नहीं पता लगता कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने क्या कहा था, थर्मल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है, मतलब वो होता है जिसमें हमें ये नहीं पता लगता जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ है वो चेंज हो रही है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी ऐसी प्रोसेस होती है जो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, इतनी स्लो होगी कि हमें हर एक स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम में दिखेगी, हमें ये लगेगा कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कौन सी हो गई, it is the process which is, या फिर which is infinitely slow in nature। ये इतनी स्लो होती है so that its each state is in थर्मल इक्विलिब्रियम बोल दो या फिर थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। ये ऐसी प्रोसेस होगी जो बहुत ही स्लो होगी, ऐसी स्लो होगी कि इसमें हर एक स्टेट होगी वो कैसी दिखेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में दिखेगी। ठीक है, चलो ये हो गई हमारे पास क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब बात करते हैं हम, जो हम आगे पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन क्या होता है और हीट क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। इंटरनल
एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है बच्चों? इंटरनल एनर्जी होती है कि हमारे पास गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके पास अपनी इंटरनल एनर्जी होगी। वो क्या होती है और वो एनर्जी किस वजह से आती है? एक तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है कि मॉलिक्यूल्स है वो कैसे अरेंज है ना, कैसे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन कितना है। और एक होती है मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से आती है। दो चीज़ों की वजह से आती है जो ये इंटरनल एनर्जी आती है। किस किस की वजह से आती है? it is it is energy या फिर it is possessed by molecular configuration and molecular motion। मोलिकुलर मोशन, मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है और मोलिकुलर मोशन की वजह से आती है। मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन मतलब बच्चों कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कितना इंटरेक्शन हो रहा है। और हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के जो पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं है। मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है। जो मॉलिक्यूल्स हैं इंटरेक्शन नहीं है, मतलब उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है? 0। तो मोलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और मोलिकुलर मोशन, मोशन आ गया तो इसकी वजह से जो हमारे पास आती है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इट इज ए एनर्जी, इट इज ए एनर्जी, या फिर ये बोल सकते हैं हम इट इज द सम ऑफ internal potential energy and internal kinetic energy। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे पास, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। तो कैपिटल यू हमारे पास हो जाएगी यू पोटेंशियल एनर्जी प्लस यू काइनेटिक एनर्जी। और मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। गैस के मॉलिक्यूल्स हमने ये माना है ना, हमने ये माना है कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है? जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? 0 है। तो हमारे पास जो एनर्जी बची वो कौन सी एनर्जी बचती है? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचती है। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे या तो ये बोल दो इंटरनल एनर्जी, आप लोग समझ जाना इंटरनल एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, या फिर इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जनरली जो टर्म यूज करेंगे वो इंटरनल एनर्जी ही यूज करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी ही होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। ठीक है, अब जो ये एनर्जी है, जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, ये हमारे पास एक स्टेट फंक्शन होती है। अभी अभी बताएंगे होता क्या है। इट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब है बच्चों कि ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। मतलब दैट इज it does not depend on path, it only depends on initial and final position।
ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ले लें कि एक ये हमारे पास यहाँ पे इनिशियल स्टेट है और पार्टिकल है, वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ से यहाँ चेंज हुए, इस पाथ के थ्रू गए, इस पाथ के थ्रू गए, ये 3 पाथ मैंने लगा लिए। ये फर्स्ट आ गया, ये सेकेंड आ गया और ये थर्ड आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आ गया। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी होगी, जो इंटरनल एनर्जी इन फर्स्ट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इन सेकेंड इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इन थर्ड। सभी के सभी में इंटरनल एनर्जी आ गई, वो आएगी, वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्योंकि इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है, इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ स्टेट फंक्शन होती है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, पाथ फंक्शन नहीं होती। ठीक है, ये हो गई इंटरनल एनर्जी के बारे में बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क डन के बारे में। वर्क डन, यहाँ ये देखो, ये इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, और जो इसके बाद हम पढ़ेंगे हीट, ये आपका बहुत काम आएगा आगे सभी में। जैसे जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उनमें भी काम आएगा, या फिर आप जो न्यूमेरिकल्स बनाओगे कि उसमें भी काम आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन, पहली बात तो ये क्या होता है, ये एक पाथ फंक्शन होता है। इट इज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई भी एक गैस है वो इस टाइप से जा रही है, ये फर्स्ट पाथ हो गया, ये सेकंड पाथ हो गया और ये थर्ड पाथ हो गया। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन फर्स्ट, वर्क डन इन सेकंड एंड वर्क डन इन थर्ड, तीनों में वर्क डन होगा वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये लिख सकते हो, दैट इज इट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, जो हमारे पास वर्क डन होता है वो इक्वल होता है इंटीग्रेशन ओवर पी डी वी। पी यहाँ पे क्या है, प्रेशर है, और वी डी वी क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। पी यहाँ पे जो हमारे पास है वो क्या है, प्रेशर है, और वी डी वी हमारे पास है चेंज इन वॉल्यूम। पी प्रेशर है एंड डी वी हमारे पास है चेंज इन वॉल्यूम है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है इंटीग्रेशन ओवर पी डी, इंटीग्रेशन ओवर पी इंटू डी वी। अब वर्क डन कितना आएगा ये हम आगे कल डिस्कस करेंगे कि हर एक प्रोसेस में वर्क डन कितना आता है। आप फॉर्मूला याद रखें। अब इसके फॉर्मूले से हम ये भी निकाल सकते हैं कि मान लो हमने ये एक ग्राफ बना दिया, मैंने ये एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। इसमें कुछ भी ग्राफ आया है हमारा, मान लो कुछ भी ऐसे इस टाइप से कुछ ग्राफ आया है। इधर हमारे पास है P, इस साइड P है और इस साइड V है, ठीक है। इस साइड P है और ये V है। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली, एक स्ट्रिप काट ली हमने, यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली। वन सेकेंड रुको, ये एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली हमने, ये वाली।
इसका जो प्रेशर होगा वो तो क्या होगा, पीवी होगा, पी होगा, और इसका जो विड्थ होगा है ना, इसकी जो लेंथ है, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, पी होगी, और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है वो क्या होगी, डीवी होगी। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे जो हमारे पी और वी में है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, अगर इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकालेंगे तो इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, P इंटू डी वी। इसकी विड्थ हमने मान ली कि कितनी है, डीवी है, और इसकी जो लेंथ आ गई वो तो कितनी आ गई, P आ गई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया हमारे पास, P इंटू डी वी। वी को बड़ा लिखा करो क्योंकि बड़े वी से हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P इंटू डी वी आ गया। ये तो इस छोटी सी स्ट्रिप का है, ऐसे ही हम छोटी 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 बहुत सारी इस पूरे के पूरे ग्राफ को कवर कर देंगे, है ना। ये जो हमारे पास ग्राफ आया, इस पूरे के पूरे ग्राफ को कवर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। छोटी 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 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ले लो, और तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पूरा एरिया बन जाएगा। और वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व दिखाएगा, एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व का पूरा एरिया, एरिया अंडर द कर्व दिखाएगा, वो किसको दिखाएगा, वर्क डन को दिखाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व, मतलब अगर हमें वर्क डन लिखना है कि वर्क डन कितना होगा, तो वो हम लिख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। पूरा एरिया आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व। और वैसे हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ओवर पी टी वी, क्योंकि हम छोटे छोटे बहुत सारी स्ट्रिप्स लेके उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब उसका इंटीग्रेशन कर दो, है ना, वो क्या आएगा हमारे पास, वर्क डन आएगा, और इस पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एरिया अंडर द कर्व, किसको दिखाएगा, वर्क डन को दिखाएगा। मतलब हमारे पास अगर एक पी और वी का ग्राफ है, पी और वी का ग्राफ है, उसमें अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अब एक बात और आती है कि जो हमारे पास गैस होती है, जो हमारे पास गैस है वो अगर एक्सपेंड करेगी, गैस है, अगर मान लो हमने एक बीकर ले लिया, उसमें हमने एक पिस्टन लगा लिया, तो अगर गैस एक्सपेंड कर रही है ना, एक तो गैस कंप्रेस कर जाती है, एक एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड कर रही है मतलब वहाँ पे जो गैस है वो खुद काम कर रही है ना, वहाँ पे गैस है वो खुद काम कर रही है, तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आप न्यूमेरिकल्स में या फिर किसी जगह पे ये देखते हो, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव। गैस अगर वर्क डन करती है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और गैस के ऊपर अगर वर्क डन किया जाएगा, अगर हम लोग गैस के ऊपर वर्क डन करेंगे उसको क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे वो लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, ये लिख सकते हैं आप, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव एंड वर्क डन on the gas is नेगेटिव। बाय द गैस होगा वो पॉजिटिव होगा, और ऑन द गैस होगा वो नेगेटिव होगा। बाय द गैस इसको आप ये भी लिख सकते हो, मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, या फिर वर्क डन ऑन द गैस क्या लिख सकते हैं, मतलब हमारे पास अगर ये बीकर है, इसमें ये लगा हुआ है एक पिस्टन, यहाँ पे हमारे पास गैस है, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है मतलब ये पिस्टन ऊपर जा रहा होगा, है ना। कंप्रेस करने का मतलब हम इसको कंप्रेस करेंगे, तो इसको आप बोल सकते हो, अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो वहाँ पे वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स में बंद कर लो। न्यूमेरिकल्स में अच्छी खासी हेल्प करेगी ये वाली चीज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मान लो हमारे पास ये एक गैस है जो एक्सपेंड हो रही है। एक ग्राफ बना रही हूँ मैं, पी और वी के बीच में दो ग्राफ बना रहे हैं, एक तो ये ग्राफ बना दिया और एक मैंने बना दिया ये वाला।
एक तो ग्राफ बना दिया ये वाला, और एक ग्राफ बना दिया, सेम ही बना दिया मैंने, ये वाला एक ग्राफ बना दिया। इसमें गैस है वो एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड होने का मतलब इनिशियल वॉल्यूम कुछ था यहाँ पे, अब फाइनल वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया। यहाँ पे गैस है वो कंप्रेस हो रही है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था, अब फाइनल वॉल्यूम हो गया वो कम हो गया, क्योंकि हमने पिस्टन को कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने से उसके नीचे का, उसके अंदर का वॉल्यूम कम हो गया है। तो पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब वॉल्यूम कम हो गया। इधर हमारे पास प्रेशर है, ये वॉल्यूम हो गया, ये प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। यहाँ पे गैस है वो एक्सपेंड हो रही है, क्योंकि वॉल्यूम है वो उसका बढ़ रहा है। यहाँ पे गैस है वो कंप्रेस हो रही है। ठीक है, एक्सपेंड हो रही है और ये कंप्रेस हो रही है। एक्सपेंड होगी मतलब यहाँ पे जो वर्क डन आएगा, यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लो मेरे पास ये एक ग्राफ है, ये हमने एक ग्राफ बना दिया। जो गैस है हमारे पास वो ऐसे आ रही है, और ये कंप्रेस ऐसे हो रही है। इस टाइप से ये एक्सपेंड हो रही है, और ऐसे ये कंप्रेस हो रही है। तो ये एक क्लॉकवाइज साइकिल बना रही है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई, ऐसे गई, और फिर ये ऐसे आ गई। कैसी साइकिल है ये, क्लॉकवाइज है। ऐसे हमारे पास एक एंटी क्लॉकवाइज भी आ सकती है। इसको मैंने नाम दे दिया, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया ए, और ये बी। एक तो ये फर्स्ट, इसको मैंने सी नाम दे दिया, और इसको मैंने डी नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो गैस है वो ए से बी गई है, सी के ए, मतलब ए सी बी गई है, और फिर वो बी सी ए आई है। इधर हमारे पास प्रेशर है, और इधर है हमारे पास वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम हो गया। तो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है, और फिर वो कंप्रेस हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा वर्क डन, वर्क डन क्या होता है हमारे पास, एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसमें जो ये ऊपर वाला एरिया है, यहाँ से लेके इसको मैंने नाम दे दिया कुछ ई, एंड ये एफ नाम दे दिया। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये पूरा एरिया है ना, इस वाले को एक बार भूल जाओ, मैंने इस वाले को एक बार के लिए मिटा दिया। तो इस पूरे वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। पूरे वाले एरिया में से ये जो पूरे वाला एरिया है, हाँ, ये जो पूरे वाला एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, इस पूरे एरिया में से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास कौन सा एरिया बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा, सिर्फ ये वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एरिया ले लिया, एरिया ऑफ कौन सा एरिया, मैंने यहाँ पे ले लिया ई ए सी बी एफ एंड ई। इस वाले एरिया में से, ये पूरे वाले एरिया में से मैंने माइनस कर दिया कौन सा एरिया, माइनस एरिया ऑफ कौन सा एरिया माइनस कर दिया, ई ए, अच्छा गैस ऐसे एक्सपेंड हो रही है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा एरिया माइनस कर दिया, हाँ सही है ये भी, या फिर ये लिख सकते हैं, इसमें से मैंने एरिया माइनस कर दिया बी एफ ई ए डी। ठीक है, ये वाला एरिया मैंने इसमें से माइनस कर दिया, इस पूरे वाले एरिया में से मैंने ये वाला एरिया माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा वो ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा, है ना, ये बीज वाला एरिया निकल के आएगा। तो यहाँ पे ये वाला एरिया देखो बड़ा है ना, ये पूरा एरिया पहले वाला एरिया बड़ा है, और ये बाद वाला एरिया छोटा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ए सी बी डी। तो वर्क डन हमारे पास निकल के आ गया ये वाला, और यहाँ पे ये वाला एरिया बड़ा है, ये वाला एरिया छोटा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती तो हमारे पास इस टाइप से होता है, एंटी क्लॉकवाइज में ये P होता, इधर हमारे पास V होता, और ये गैस है वो ऐसे जा रही है और ये ऐसे आ रही है। एंटी क्लॉकवाइज में वाले में हम क्या करते, पहले ये वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया में से नहीं, मतलब इस वाले एरिया में से
ये नीचे वाले एरिया, पहले ये नीचे वाले एरिया में से ये ऊपर वाला एरिया माइनस करते ये, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क डन आता वो कैसा आता, नेगेटिव आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, या फिर इसको सही से लिख दो, है ना, इसको, इस वाले को हम ये लिख सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, BAEFB, है, ये वाली साइकिल बन गई, ये वाली सही साइकिल है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, कब होगा, इन क्लॉकवाइज साइकिल में, एंड सेकंड वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में। ठीक है, क्लॉकवाइज में डायरेक्ट याद रख लो आप लोग, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रख लो, ये सब याद करने का तो वैसे है भी नहीं है ना, समझने का है। तो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा क्लॉकवाइज साइकिल में, वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में। अगर गैस है वो एक्सपेंड हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, गैस है वो कंप्रेस हो रही है तो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। और क्लॉकवाइज में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम करते हैं हीट के बारे में। ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे पास क्लॉकवाइज हमने लिया तो हमने ऊपर वाले में से, क्योंकि गैस पहले यहाँ से यहाँ गई है और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आई है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दिया। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, गैस पहले ये ऐसे गई है और फिर वो ऐसे आई है, तो हम इस वाले एरिया में से, नीचे वाले में से वो ऊपर वाला माइनस करते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, PV। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक चीज़ और रह गई, हीट। उसके बारे में आगे हमारे पास प्योर थर्मोडाइनमिक्स स्टार्ट हो जाएगी। ये भी थर्मोडाइनमिक्स है, लेकिन पहले ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स करेंगे तो वहाँ पे भी हमारे पास इनका यूज आएगा। तो लास्ट टॉपिक जैसे, या फिर लास्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है हीट के बारे में। हीट बोल दो या फिर हीट एनर्जी बोल दो, ये हमारे पास क्या होती है, इट इज ए एनर्जी इन ट्रांजिट by virtue of temperature difference। ये एनर्जी किसकी वजह से आती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आती है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास अगर यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे लो है, तो एनर्जी फ्लो कर जाती है ना। ये किसकी वजह से, हीट किसकी वजह से जनरेट होगी, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो अब ये हीट होगी, इसको भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर हम एक सिस्टम को हीट देते हैं तो वो कैसी होगी, और एक सिस्टम से हीट लेते हैं तो वो कैसी होगी। और जो हीट होगी वो कैसा फंक्शन होगी, या तो पाथ फंक्शन होगी या फिर ये कौन सा फंक्शन होगी, स्टेट फंक्शन होगी। तो जो हीट होती है वो हमारे पास होती है एक पाथ फंक्शन, इट इज ए पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन मतलब इट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये किस पे डिपेंड करेगी, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, और हीट फिर से वही बात कि हीट गिवन टू द सिस्टम और हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम कैसी होगी, हीट गिवन टू द सिस्टम को पॉजिटिव लेंगे और हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम को नेगेटिव लेंगे। ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। हमें सिर्फ ये दिया होगा न्यूमेरिकल में कि हीट टेकन ऑफ द सिस्टम, टेकन आउट ऑफ द सिस्टम दिस वन, है ना। हीट हम ये ली गई है तो हमें देखना है कि वो हमें नेगेटिव लेनी है, उसमें वो नहीं लिखेगा कि इसको नेगेटिव लेना है, ये हमें लिखना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है, क्योंकि हीट वहाँ से निकाली गई है।
ठीक है, तो ये इसलिए मदद करेगा आपकी। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव and heat taken out of the system is negative. इज नेगेटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और हीट टेकन आउट ऑफ द सिस्टम होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये हो गया हमारे पास हीट के बारे में हो गया। ठीक है, तो चलो अब आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम जीरोथ लॉ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि उसको जीरोथ लॉ क्यों बोला गया, ये भी देखेंगे कि उसको जीरोथ लॉ को क्यों बोला गया है। ठीक है, तो आज हमारी ये सारी डेफिनेशंस है जो भी है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ प्रोसेस जैसे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, उनमें वर्क डन कितना होगा, उनमें हीट कितनी होगी। कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें हीट कितनी होगी, उसमें वर्क डन कितना होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, उसका ग्राफ कैसा आएगा। जो चीज़ें हमने आज ये पढ़ी हैं ये वहाँ पे काम आएगी कि वहाँ पे ये कैसे निकाल सकते हैं। जब आपको यही नहीं पता कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है तो हम वहाँ पे क्या देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी। जब आपको पता ही नहीं वर्क डन कैसे निकालते हैं, जब आपको पता ही नहीं हीट कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पे कैसे निकाल पाएंगे। इसलिए आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लॉज ऑफ सबसे पहले हम करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे, इजी सा लॉ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड उसके बाद हम प्रोसेस पे जाएंगे। ठीक है, बाद में वो चलता जाएगा। तो चलो बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।